Okay. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, class. Do mention your attendance in the chat box with the sections. Okay, class. लास्ट लेक्चर में क्लास हम लोगों ने डिस्कशन किया था ओवर दी ड्यूटीज पावर्स एंड राइट्स ऑफ एन ऑडिटर कि उससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि कैसे अपॉइंटमेंट होता है एक ऑडिटर का, देन एक ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया कि पावर्स एंड ड्यूटीज क्या हैं, एक ऑडिटर की क्या राइट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर ये पावर्स और राइट्स एक ऑडिटर को तो ऑब्वियसली पता होता है, लेकिन उसके बाद ये कंपनी या अगर हम वहाँ के एम्प्लॉयज हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए क्या क्या राइट में आता है एक ऑडिटर के। नेक्स्ट जो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये हम लोग बात कर रहे हैं लाइबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। अच्छा, ऑब्वियसली राइट्स पावर्स हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर ये लाइबिलिटी वर्ड कहाँ से आ गया कि व्हाट इज लाइबिलिटी। बेसिकली अगर हम लोग लॉ में देखें, टेक्निकलिटीज में देखें और लीगलिटी की अगर हम लोग बात करें, तो कुछ लाइबिलिटी होती है एक ऑडिटर की टूवर्ड्स द थर्ड पार्टी, टूवर्ड्स द शेयर होल्डर, टूवर्ड्स द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, supplier of the company, means all the stakeholders are rely on the auditor's report. फाइन। तो उनकी तरफ भी एक ऑडिटर की लाइबिलिटी होती है। फाइन। और इसके बारे में जानना जितना ज्यादा मतलब ऑडिटर को भी पता होना चाहिए कि क्या मेरी लाइबिलिटीज हैं। और हमें अगर एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया गया है, एज एन ऑडिटर अगर हमें किसी कंपनी किसी चाहे वो पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का या ब्रांच का जहां का भी हमें ऑडिट करने के लिए दिया गया है, तो इट मीन्स कि हमारी ये लाइबिलिटी है। और वाई वी यूज वर्ड लाइबिलिटी बिकॉज अगर हम लायबल हैं किसी चीज के लिए और हम उस चीज को पूरा नहीं करते हैं, देन एन ऑडिटर कैन बी पिनलाइज। एक ऑडिटर को के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, और इवन हार्ड पेनल्टीज। हार्ड पेनल्टीज मीन्स थ्रू द कोर्ट, बाय द लॉ। तो जब हम लोग बाय द लॉ बाय द कोर्ट बात करते हैं तो हम लोग लाइबिलिटी वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्यूटीज ऑब्वियसली जो उसकी ड्यूटी है वो उसने करी, राइट्स भी हो गए, लेकिन उसके अदर देन दैट हम लोग बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज की। और ये लाइबिलिटीज एक ऑडिटर को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर कोई भी चीज छूट जाती है या कोई भी गलत चीज हो जाती है तो किसी ना किसी एक ऑफेंस में काउंटेबल हो जाएगा। तो एक ऑडिटर की तरफ से वो ऑफेंसेस ना होने पाए, ऑडिटर उसके लिए पेनलाइज ना किया जाए, इसलिए ये लाइबिलिटीज जानना बहुत जरूरी होती है। और शेयर होल्डर सप्लायर्स उनको भी पता होना चाहिए कि ऑडिटर की लाइबिलिटी में आता है, और अगर ऑडिटर ने ऐसा नहीं किया है तो हम क्लेम कर सकते हैं। फाइन। तो वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, लाइबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर। अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑब्वियसली हम लोग को पता ही है कि जो ऑडिटर्स होते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं इनिशियली, एंड देन आफ्टर दैट उनके पास एक स्टेटेड सर्टिफिकेशन होना चाहिए कि ही इज एन ऑडिटर। यानी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं हो सकते, बट एक ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूर होगा। फाइन। क्योंकि पहली एलिजिबिलिटी यही है कि आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। दो एक्ट सेम तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हैं। मीन्स चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे पता चलेगा कि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो यहाँ पर बोला गया a chartered accountant is associated with the valuable profession. His primary duty is to present a report on the account and statement submitted by him to members of the company. He is responsible not only to the members of the company but also the third parties of the companies like creditors, bankers, और जो भी हैं थर्ड पार्टीज हैं उनके लिए भी लायबल होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज क्योंकि इन्हीं की बनाई गई रिपोर्ट पे ये माना जाता है कि एक ऑडिटर ने सारी जितने भी अकाउंट्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, सारी चीजें अच्छे से स्कैन करी है, अच्छे से चेक करी है, और हम रिलाई कर सकते हैं
क्रेडिटर्स क्रेडिट दे सकते हैं, बैंकर्स रिलाई कर सकते हैं कि हाँ भाई इनके पास इतनी एसेट्स है और इनके पास जो पेपर्स हैं वो करेक्ट हैं और हम इन्हें लोन्स प्रोवाइड करा सकते हैं। सेम सिमिलरली सप्लायर्स रिलाई कर सकते हैं कि भाई हम इनको क्रेडिट पे चीजें दे सकते हैं, इन्वेंट्रीज दे सकते हैं। शेयर होल्डर्स रिलाई कर सकते हैं कि हाँ भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिकॉज इनकी ये रिपोर्ट है और जो एक प्रोग्रेसिव रिपोर्ट है। फाइन। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये आप चार्ट देख रहे होंगे, इस चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग लाइबिलिटीज ऑफ एन जो ऑडिटर है उसको कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट सिविल लाइबिलिटी है, जिसको हम लोग एक तरीके से कैसे सोशल लाइबिलिटी समझ सकते हैं हम। लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में क्या स्टेटेड किया है उसके अकॉर्डिंग क्या लाइबिलिटी बनती है। क्रिमिनल लाइबिलिटी अंडर इंडियन पीनल कोड, ठीक है, इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनती है अगर वो नहीं पूरा करते हैं तब, ठीक है। लाइबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट, नो डाउट इनकम टैक्स एक्ट की बात जरूर करी जाएगी क्योंकि बेसिकली हम इसमें सबसे ज्यादा क्या करते हैं, अकाउंट्स का स्टेटमेंट सबसे पहले करते हैं कि जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, बैलेंस शीट्स हैं, एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज हैं, इन सब की स्कैनिंग करी जाती है। तो अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स एक्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लाइबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। प्रोफेशनली क्योंकि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ये भी एक तरह का काइंड ऑफ प्रोफेशन है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो केयर टेकर्स होते हैं, ये सारे अलग अलग कैटेगरी के प्रोफेशंस हैं। तो ऑब्वियसली जैसे एक एम्प्लॉय का भी अपना एक कंडक्ट होता है while वर्किंग इन अ ऑर्गेनाइजेशन, while सर्विंग समवन, ठीक है। तो जैसे उनका भी एक कंडक्ट होता है, सिमिलरली जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नर्सेज, ये सब प्रोफेशनल चीजें हैं। इन प्रोफेशंस में भी क्या होता है, एक कंडक्ट होता है, आपको उसी के अकॉर्डिंग कंडक्ट करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स की प्राइम ड्यूटी होती है टू सेव समवन, ठीक है। जो भी पर्सन उनके पास आए, तो जो भी पेशेंट उनके पास में आए हैं, उनकी सबसे प्राइमरी ड्यूटी होती है उनको किसी भी तरीके उनको उनकी जान बचाना है। बाकी की फॉर्मेलिटीज बाद में, ये उनका मतलब एक तरीके से सेम इसी तरह लॉयर्स की भी एक ड्यूटी होती है कि वो करेक्ट चीज रिप्रेजेंट करेंगे, करेक्ट जजमेंट देंगे, ठीक है। तो सिमिलरली अगर हम लोग बात करें ऑडिटर्स की, तो ऑडिटर्स की भी वही कंडक्ट होता है कि वो प्रॉपर स्कैनिंग करेंगे, वो कोई भी चीज ऐसे नहीं मिसलीड नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी स्कैनिंग पे बेस होती है, बहुत सारे लोग उनके रिपोर्ट पे बेस करके आगे के फ्यूचर डिसीजंस लेते हैं। लास्ट है लाइबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं उन सब के ऊपर उनकी लाइबिलिटी रहती है क्योंकि वो थर्ड पार्टीज बेस करती हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो फाइन, आगे हम लोग इनको इंडिविजुअली पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिविल लाइबिलिटीज की। सिविल लाइबिलिटीज में दो कैटेगरीज थी। फर्स्ट, लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मींस ब्रीच ऑफ ड्यूटी। एकदम से अगर हम लोग लीगल टर्म की बात करते हैं तो नेग्लिजेंस का मतलब ये हुआ कि आप अवॉइडेंस वाली पोजीशन में हैं, आपने कहीं ना कहीं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपने उसको पूरी तरीके नहीं निभाया है, नेग्लेक्ट किया है। तो वो भी माना जाएगा कि आपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपकी ड्यूटी थी, आपने उसको ब्रेक किया है, ठीक है, आपने उसको एज पर दी स्टैंडर्ड्स नहीं निभाया है। सो एज एन ऑडिटर इज एन एजेंट ऑफ द शेयर होल्डर। ऑब्वियसली जो ऑडिटर होता है वो बीइंग एज एन एजेंट फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, बिकॉज शेयर होल्डर्स पूरी तरीके उन्हीं पे रिलाई करते हैं कि जो ऑडिटर प्रेजेंट करेगा इन दी रिपोर्ट, उसी पे बेस होके वो अपने सारे इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए वो एज अ एजेंट होता है, उसकी जो परफॉर्मेंस होती है। सो he has to perform his professional duties as per the standards. He should take reasonable care and skill in the performance of his duties. If he fails to do so, liability for negligence arises. अगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करते हैं उन्होंने कोई
जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में उन्होंने देखा कि आपने बहुत सारे मतलब जो कंपनी है उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोविजंस किए हुए हैं। फाइन, तो आपने इतने ज्यादा प्रोविजंस किए हुए हैं क्योंकि आप अपने प्रॉफिट्स को सेव करना, मतलब आप ये तो दिखा रहे हो कि यू हैव लॉट्स, यू आर अर्निंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉफिट्स, बट you what you are doing, you are procuring these profits in provisions or you are using these profits in different provisions। तो आप क्या करते हो, इन अलग अलग प्रोविजंस का यूज कर रहे हो, अलग अलग चीजों का यूज कर रहे हो ताकि आपको कम डिविडेंड देना पड़े, ताकि आपको आगे का। तो अब ये चीज निकाल के कौन बताएगा कि अलग अलग प्रोविजंस के थ्रू इन्होंने जैसे कुछ प्रोविजंस हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई डेप्रिसिएशन के लिए करना पड़ता है, बिकॉज एक सर्टेन टाइम बाद हमारा जो एसेट्स है वो जब पूरी तरीके से स्क्रैप हो जाएगी तो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट होना चाहिए उसको परचेज करने के लिए। तो ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन के लिए हम लोग करते हैं, बैड डेट्स के लिए हम लोग प्रोविजंस करते हैं, या हमें फ्यूचर के लिए कुछ एक्सपेंशंस करने हैं या कुछ करना है तो हम उसके लिए भी कुछ रिटेन रखते हैं। बट फर्दर अगर हम और भी कुछ प्रोविजंस कर रहे हैं तो ये इंफॉर्मेशन कौन निकाल के देगा, एक ऑडिटर निकाल के देगा। बट इफ ही फेल्स, अगर वो फेल हो जाता है इस तरह की इंफॉर्मेशन देने में, जानबूझ के या अनजाने में, दोनों एक चीज हो सकती है। कई बार वो जो कहा जाए कि बायस हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फायदे की बात देखने लगते हैं तो नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये नेग्लिजेंस गलत है, बिकॉज जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो इसी चीज पे रिलाई करते हैं और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट एन ऑडिटर शुड नॉट बी इन अ नेग्लिजेंस पोजीशन। उनको ऐसी कोई चीज नहीं करनी है जिससे ऐसा लगे कि भाई अगर आप इसमें से स्कैन करके ये पर्टिकुलर चीज निकाल के दे सकते थे और पूछ सकते थे कि भाई आपने ये कंपनी से क्वेश्चन पूछ सकते थे कि आपने ये प्रोविजंस फर्दर क्यों किए हैं, आपको इनको करने की क्या नीड थी। इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हैं ताकि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोविजन जो डाउटफुल चीजें हैं उनका क्लैरिफिकेशन या एक्सप्लेनेशंस भी साथ में देख लें। ओके, तो दिस इज कॉल्ड नेग्लिजेंस। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी और मिसफिसेंस। ठीक है, तो ये मिसफिसेंस क्या है, बेसिकली जब हम और ये जो वर्ड है ये स्पेसिफिकली लॉ में ही यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है ये जो कहेंगे इसका ओरिजिन है, ओरिजिन ये लैटिन से फिर फ्रेंच में। ठीक है, तो बेसिकली ये दो वर्ड से बना हुआ है। तो पहला वर्ड है, जो दो वर्ड्स हैं इन दोनों वर्ड्स का मतलब है कि आपने कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से, कुछ ऐसी एक्टिविटी करी है जिसकी वजह से ट्रस्ट खत्म हो गया है। ठीक है, तो कोई ऐसी मिसलीडिंग एक्टिविटी कह सकते हैं, मिसलीडिंग एक्टिविटी करी है और वो बेसिकली आपकी ट्रस्ट, पहला था उसमें ड्यूटी और इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर है if an auditor does something wrongfully in the performance of his duty resulting in a financial loss to the company। ठीक है, अगर कोई ऑडिटर है जिसने मिसलीडेड कोई ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई इस तरह का एक्टिविटी करी है या इन्वॉल्वमेंट है उसका ऐसे किसी एक्टिविटी में जिससे क्या हो रहा है, लॉस हो सकता है। ठीक है, जिससे जो थर्ड पार्टी है, इवन द कंपनी है, कंपनी के पास जो इंफॉर्मेशन नहीं आई, जर्नली जल्दी जल्दी चेक किया और उस चीज को करेक्ट नहीं किया, उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मांगी। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनीज अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, उन्होंने अपने फंड्स कहाँ कहाँ से रेज किए और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किए, इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर उसमें ठीक तरीके से मेंशन नहीं है और आपने क्या किया, आपने उसको छुपा दिया, आपने नहीं फिगर आउट करके बताया। ठीक, तो ऑब्वियसली जब कंपनी की डिटेल बनाई जाएगी तो वो एक एक्टिविटी उसमें आती ही जाएगी और वो एक रॉन्गफुल एक्ट उसमें बना ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, या बिकॉज इतनी माइन्यूट चीजें तो देखना सिर्फ ऑडिटर का ही काम है, इसीलिए उनका काम होता है कि भाई आप अच्छे से चेक करो। अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि कंपनी ने या शेयर होल्डर्स ने या किसी का भी कुछ अकाउंट है जो पर्टिकुलरली ठीक से नहीं काम कर रहा है या उसमें कुछ भी लग रहा है
इवन डिस्काउंट्स, कई बार क्या होता है हम डिस्काउंट्स दे देते हैं और उसका भी गलत हो गया है, उसमें कुछ गलती हो गई है, लाइक आपको डिस्काउंट जहाँ पे नहीं देना था आपने वहां पर भी दे दिया है, उसकी एंट्रीज पास हो गई है, फिर उसकी बैलेंस शीट्स बन गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया है, तो वो एक अमाउंट आगे तक गया है। तो ऐसी कोई ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा कि भाई कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे फिगर आउट करे और उसके रिलेशन में सारे जो इतने भी एक्सप्लेनेशंस हैं वो कंपनी से भी मांगे और खुद से भी एक्सप्लेन करे, देखे कि कहाँ पर ये गलती हुई है। तो ये कहा जाएगा एक इसकी वजह से क्या होता है, जो एक ट्रस्ट होता है ना एक ऑडिटर पे, कि भाई हम पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं कि आप अच्छे से चेक कर रहे हो कि आपको कहीं पर कुछ नहीं मिला। ये इसी तरीके होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरेज कराते हैं, तो हम पूरी तरीके के होते हैं, रिलाय होते हैं कि यार हमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि कुछ है, ठीक है, तो एक्सरे में तो दिख ही जाएगा। बट कुछ केसेस में ऐसा हो भी जाता है कि भाई अगर एक्सरे मशीन ठीक तरीके से काम नहीं कर रही है या उसने अच्छे से काम नहीं किया या कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम रही, तो क्या होगा, आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। सेम यही काम होता है एक ऑडिटर का भी, अगर उसने अच्छे से स्कैन नहीं किया तो वो जो एरिया है ना जहां पर वो प्रॉब्लम अराइज हो रही है, वो एरिया आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये हो गई लायबिलिटी फॉर मिसफिशंस। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम लोग लायबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट। ये जो अभी हम लोगों ने दो पढ़ी थी, ये दोनों आती हैं सिविल लायबिलिटी के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सेकंड कैटेगरी में, इट इज लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। ऑब्वियसली बार बार कंपनीज एक्ट इसलिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर होता है। इसके अलावा अलग अलग भी होते हैं, कॉर्पोरेशंस का अलग होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का अलग होता है, उनको एलएलपीज एक्ट 2008 आई थिंक काम करता है उसमें। और सोसाइटीज, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कराया तो सोसाइटीज का अपना अलग एक्ट होता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं लाइबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। मोस्टली कंपनीज कंपनीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, फर्स्ट है लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस विच कम्स अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो यहाँ पर मिस स्टेटमेंट वर्ड यूज हो रहा है। An auditor shall be held liable to compensate every person who subscribes for any share or debentures of a company on the faith of the prospectus। यानी अगर, बिकॉज जो ऑडिटर होता है उसकी जो रिपोर्ट होती है वो कहीं ना कहीं पब्लिश होती है। मोस्टली प्रोस्पेक्टस में एक ऑर्गेनाइजेशन जो उसके शेयर होल्डर्स होते हैं उनका प्रोस्पेक्टस देते हैं, उसमें उनकी पूरी बैलेंस शीट, पूरी डिटेल्स होती हैं और उनकी ऑडिटिंग की पूरी रिपोर्ट आती है और वो पब्लिश करना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, ताकि जो डिबेंचर होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो आपकी कंपनी की एग्जैक्ट पोजीशन समझ सके और उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर उन्होंने कोई मिस स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं या जानबूझ के नहीं, हो सकता हो गलती से भी हो सकता हो कि मिस स्टेटमेंट्स आ गए, बट किसकी लायबिलिटी बनेगी? ये लायबल है पूरी तरीके से एक ऑडिटर ही कि भाई आपने ठीक से क्यों नहीं देखा है। बिकॉज हम लोग जो कहते हैं कि एक ऑडिटर को हम लोग एक्सपर्ट मानते हैं इन सब चीजों में, तो कहीं ना कहीं अगर ये बहुत बड़ी गलती होती है या इसकी वजह से बहुत हैवी लॉसेस बियर करने पड़ते हैं शेयर होल्डर्स, डिबेंचर्स को, सप्लायर्स को, इन सबको, तो ऑडिटर के ऊपर ज्यादा पेनल्टी बन सकती है। इसलिए ऑडिटर को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं कुछ प्रोस्पेक्टस में मिस स्टेटमेंट्स ना हो गए हो। इसीलिए पब्लिश होने के बाद भी रिपोर्ट्स चेक करी जाती हैं, फॉलोअप्स लिए जाते हैं कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ और फर्दर पॉइंट्स दिए हुए हैं। द प्रोस्पेक्टस इज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसर्न। अगर लाइबिलिटी एक ऑडिटर की ही है बट वो किससे किससे एस्केप हो सकता है, बच सकता है, अगर वो प्रूव कर देता है दैट द प्रोस्पेक्टस इज इशूड विदाउट हिज नॉलेज और कंसेंट, यानी वो जो प्रोस्पेक्टस में जो भी रिटन ऑडिटर की जो भी रिटन ऑडिट प्रोसेस की
ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आई है, जो भी बैलेंस शीट एसेट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई है, वो बिना ऑडिटर के नॉलेज की है, तो वो दिखा सकते हैं कि भाई इसमें हमारा अप्रूवल नहीं था या इसमें हमारा सिग्नेचर नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से वो उनको प्रूव करना होता है, तभी वो बच सकते हैं, अदरवाइज उनके ऊपर पेनल्टीज आ सकती हैं। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है, यानी उनका कंसेंट ना हो और या उनके नॉलेज के बगैर वो प्रोस्पेक्टस में पब्लिश करी गई हो। नेक्स्ट है, ही विड्रॉ हिज कंसेंट इन राइटिंग बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोस्पेक्टस फॉर रजिस्ट्रेशन, या उन्होंने पूरी रिपोर्ट स्कैन करी हो या सारी चीजें उन्होंने लिखी हुई हो और जब उनको लग रहा हो कि इसमें कुछ गलत है उन्होंने तब विड्रॉ कर लिया हो, यानी साइन करने के बाद भी वो विड्रॉ कर सकते हैं कि एप्लीकेशन दे सकते हैं कि भाई ये जो प्रोस्पेक्टस में आया है ये मैंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन नहीं किया था या मैंने अपनी रिपोर्ट इस तरीके से नहीं बनाई है, बिकॉज उस रिपोर्ट की कॉपी मेंबर्स के पास में होती है, जो ऑडिटर ऑडिट करता है उनके पास भी पूरी रिपोर्ट होती है, ताकि वो वेरीफाई कर सके कि जो रिपोर्ट उन्होंने बनाई है या जो रिपोर्ट उन्होंने स्कैन करी है, ड्राफ्ट करी है, वही सेम रिपोर्ट पब्लिश हुई है या नहीं हुई है, या पूरी रिपोर्ट के अलावा अगर सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज और ये सब पब्लिश करी गई हैं तो वो एग्जैक्टली सेम है, उनकी रिपोर्ट से मैच हो रही है या नहीं, तो उसके रजिस्ट्रेशन उसके आगे से होने से पहले वो विड्रॉ कर ले। नेक्स्ट पॉइंट है, ही शुड हैव विड्रॉ हिज कंसेंट आफ्टर इशू ऑफ prospectus but before allotment of shares and reasonable public notice has given by him regarding this। अब क्या है, मान लीजिए प्रोस्पेक्टस इशू हो गया, तब तक भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद उनको कोई एक फॉलोअप्स लेते हैं ना ऑडिटर्स, तो फॉलोअप के बाद उनको कुछ पता चला कि भाई ये इन्फॉर्मेशन या ये एसेट से रिलेटेड जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाए थे ये फेक थे या इसमें ऐसा कुछ उनको समझ आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, तब विड्रॉ भी कर सकते हैं। यानी 3 केसेस है, या तो प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले यानी आपने ऑडिटिंग अपनी रिपोर्ट बना दी और प्रोस्पेक्टस इशू होने से पहले ही आपने विड्रॉ कर लिया, देन प्रोस्पेक्टस के बाद आप जब रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके पब्लिशिंग के लिए और आगे के लिए तब आप विड्रॉ कर रहे हो, देन उसके बाद है तीसरा, यानी आप जब शेयर्स का अलॉटमेंट स्टार्ट हो रहा है आपने एक पब्लिक नोटिस दी है और आपने विड्रॉ कर लिया कि भाई हमें डाउट्स लग रहे हैं और हम लायबल नहीं है इसके लिए, तब भी विड्रॉ कर सकते हैं एक नोटिस देने के बाद, और विद रीजनेबल, मतलब उनको ग्राउंड्स शो करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे कि ये रीजन थे जिसके बिहाफ पे हम ऐसा कर रहे हैं। फाइन, तो ये लाइबिलिटी अंडर कंपनीज एक्ट का पहला पॉइंट है, जिसमें फॉर मिस स्टेटमेंट्स, अगर प्रोस्पेक्टस में आपको कहीं भी कुछ भी मिस स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, कई बार कहते हैं ना हम लॉ का लूप होल, लॉ की जो लूप होल्स होते हैं, छोटी छोटी जगह होती है, उनका यूज करके मैनिपुलेट करते हैं, मिस स्टेटमेंट्स देते हैं, तो ऐसा कुछ अगर लगता है तो ये आएगा अंडर सेक्शन 35 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकेंड इसका है अंडर कंपनीज एक्ट का सेकेंड पार्ट है क्रिमिनल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लास, क्योंकि इसके बिहाफ पे क्रिमिनल लायबिलिटी ऑडिटर के ऊपर लग सकती है। तो इसमें बेसिकली अलग अलग सेक्शंस में दिया हुआ है। फर्स्ट, अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अगर प्रोस्पेक्टस में कोई अनट्रू इवेंट या अनट्रू स्टेटमेंट दिया गया है, वो आएगा अंडर सेक्शन 35। नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर, कंप्लायंस होते हैं जैसे फायर से एनओसी लेना, ठीक है, आपके यहाँ अगर विमेन एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो विमेन एम्प्लॉयज के लिए आपने अलग एक कॉमन रूम, और अगर उनके साथ बेबीज हैं, बच्चे हैं, तो उनके लिए क्रच बनाना पड़ता है। इस तरह की फैसिलिटीज आपको विमेन्स के लिए आपके यहाँ होनी चाहिए। और अलग अलग जो भी इस तरह के कंप्लाइंसेस है ना, वो कंप्लाइंसेस से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली आपका जो कहा जाए कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो ऑफिसेज हैं, वो इस तरह से बने हैं कि नहीं है बने हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ठीक तरीके से बना है, वेंटिलेशन है या नहीं है, तो इस सब के कंप्लाइंस होते हैं। तो ये सारे कंप्लाइंस ऑडिटर ने कराए हैं कि नहीं कराए हैं, या ऑडिटर के पास इनकी डिटेल है या नहीं है, तो ये आता है अंडर सेक्शन 143 एंड 145 में। नेक्स्ट आ जाता है फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर का काम होता है इन्वेस्टिगेट करना, यानी चेक करना, अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है वो आगे और उन इन्फॉर्मेशन के लिए एप्लीकेशन दे सकता है मैनेजमेंट को, ठीक है। ये आता है अंडर सेक्शन 217 सबसेक्शन 6।
फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स, ऑब्वियसली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या कैग की तरफ से लायबिलिटी होती है एक ऑडिटर के ऊपर कि आप इन इन ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स चेक करिए, यहाँ कुछ डाउट्स लग रहे हैं, जैसे अभी बैंकों के साथ हुआ, बैंक में बहुत ज्यादा जब बैड डेट्स बढ़ गए थे तो गवर्नमेंट ने अपने ऑडिटर्स अपॉइंट किए गए थे चेक करने के लिए, तो उस केस की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो उनका प्राइम काम होता है कि स्कैन करना, ऑडिट करना, और सेकेंडरी काम क्या होता है कि जो आप लॉ के थ्रू आपको स्पेशली अपॉइंट किया गया है तो आपका काम है असिस्ट करना, बताना कि कैसे ये प्रूव करना कि कैसे ये ऑफिसर्स, कौन कौन ऑफिसर्स गिल्टी हैं इन इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। फाइन। तो और फिर नेक्स्ट है इसमें फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी बुक्स और पेपर्स। ठीक है, जितने भी पेपर्स हैं, जितनी भी बुक्स हैं, अगर वो रिटर्न करने में फेल हो रहे हैं या रिटर्न नहीं कर रहे हैं, कई बार होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो मना कर देती हैं कि वी विल नॉट गिव यू एनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा कुछ करने में अगर गलती हो रही है तो वो अंडर सेक्शन 299 में आएगा। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। अगर आप में भी होता है ना, कई बार हम लोग बुक्स बोल देते हैं, बुक्स हम बनाते ही नहीं, एक ही बुक बना लेते हैं, उसमें ही रैंडमली जनरल एंट्रीज कर देते हैं। तो आपने कोई गलत फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है बुक्स के रिगार्डिंग, तो वो आएगा अंडर सेक्शन 336 प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर से जो प्रोसिक्यूशनल जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आएंगी, जो बाई लॉ होती हैं उनको अंडर सेक्शन 342 आता है। लास्ट है पेनल्टी फॉर डेलिबरेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। आपने कोई कमीशन से रिलेटेड, और ओमिशन यानी कोई गलती हो जाती है और ओमिट करके आप उसको करेक्ट इंफॉर्मेशन दी है आपने या नहीं दी है, तो ये आता है अंडर सेक्शन 448 में। अब हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या पेनल्टीज हैं। ये तो एक समराइज था, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ ना, अनट्रू स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस अंडर सेक्शन 34 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। यहाँ पे दिया हुआ, द ऑडिटर इज लायबल व्हेन ही ऑथराइज अ फॉल्स और अनट्रू प्रोस्पेक्टस। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो स्टेटमेंट है वो गलत है, अनट्रू का मतलब सीधे तौर पे गलत ही है, ठीक है, तो वो क्या पेनल्टी पड़ सकती है एक ऑडिटर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है ना, every person who authorizes the issue of prospectus shall be imprisoned for a period of 6 months to 10 years। जो भी पर्सन पाया जाता है कि उसने ये गलत स्टेटमेंट दिया है प्रोस्पेक्टस में, उसको मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 इयर्स तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, और विद अ फाइन, और आप या तो मतलब जेल होगी या फाइन होगा, या दोनों भी हो सकती है, ठीक है। और ये फाइन कितना होगा कि मान लीजिए अगर आप अपने 1 लाख का आपने कोई भी, जो भी फाइन आपके ऊपर लग रहा है वो 1 लाख तक का लग रहा है, तो उसके 3 टाइम्स तक का मैक्सिमम जो लिमिट है उसकी 3 टाइम्स यानी 3 लाख तक की आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, या दोनों, ठीक है। तो बहुत ध्यान रखा जाता है, ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि कोई भी मिस स्टेटमेंट ना है भाई, नहीं तो फिर 6 से 10 साल तक की जेल, या 3 टाइम्स द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड और विद बोथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट ये आता है ना, सेकंड नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर सेक्शन 143 एंड 145। इसमें क्या है कि एक ऑडिटर अगर फेल हो जाता है अपनी रिपोर्ट और जो साइनिंग अथॉरिटी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट एंड मेक्स विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के गलत एक्टिविटी करिए ऑन फ्रॉम हिज पार्ट, देन वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन नॉट लेस देन ₹25,000। यानी उसको जेल हो सकती है मतलब मिनिमम कितने भी दिन और मैक्सिमम 1 साल तक की नॉन कंप्लायंस के केस में, ठीक है। तो यानी 1 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन 25,000 यानी 25,000 मिनिमम होगा, और वो एक्सटेंड कर सकता है 5 लाख तक का फॉर नॉन कंप्लायंस बाय द ऑडिटर। तो ऑब्वियसली ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई इसकी लायबिलिटी बन सकती है, तो या तो हम हमारे पास पता हो कि हम कैसे बच सकते हैं, या हम पूरी तरीके से करेक्ट काम करें, ठीक काम करें, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट हो जाता है
फेलियर टू असिस्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की या कैग की हेल्प करने में, असिस्ट करने में, इन्वेस्टिगेशन करने में, क्योंकि स्पेशली ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, उसका काम ही यही होता है कि भाई आप असिस्ट करो सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक से चेक करो, और आप उसमें पाया जाता है कि आप वो ठीक तरीके से नहीं कर रहे हो, आप इंफॉर्मेशन नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं कर रहे हो, तो तब क्या होता है, तब कितनी पनिशेबल अमाउंट है, तो पनिशेबल जो फाइन अमाउंट है वो मैक्सिमम अमाउंट है, वो 1 लाख तक की हो सकती है, मिनिमम इसमें नहीं दी है, ठीक है, मिनिमम भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है फाइन, और जो इम्प्रिजमेंट है वो 1 साल तक का हो सकता है, जैसा कंप्लाइंस में था, मैक्सिमम 1 साल तक की जेल हो सकती है, ठीक है, तो अगर वो असिस्ट करने में कोई गलती करते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर्स। गिल्टी ऑफिसर्स के प्रोसिक्यूशन में जो असिस्टेंस है एक ऑडिटर का, उसमें उसकी फेलियर कहाँ तक है। An auditor is required to assist prosecution when central government takes any action against the report submitted by the inspector. If he fails to do so, he found guilty and is punishable. तब भी वो क्या होगा, punishable होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है failure to return property, books or papers. इसमें क्या है, when a company is wound up, the auditor is supposed to be present and subject himself to a private examination by the court and is also liable to return to the court any property, books or papers. Obviously, जब liquidate होती है कंपनी या वाउंड अप करी जा रही है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई फोर्सफुली ये बोला जा रहा है कि भाई ये कंपनी बंद करी जाए या इसके अकाउंट सीज कर लिए जाए, जैसे पीएनबी के केस में हुआ था, रोक दिया गया था, या और एक महाराष्ट्र वाला कोई बैंक था, उसको सीज कर दिया गया था, रोक दिया गया था सारे ट्रांजैक्शंस, वो बोला गया था कि सारे जितनी भी चीजें हैं, वो पेपर्स हैं, सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, सब लेकर आई जाए, ताकि फर्दर उसको चेक किया जाएगा कि क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, इसको चेक करने के लिए, ठीक, तो ये इसी एक्ट के अंदर है। तो यहाँ पर क्या लायबिलिटी बन रही है, अगर ऑडिटर नहीं दे पाता है, अगर ऑडिटर प्रोवाइड नहीं करा पाता है बुक्स, पेपर्स या जितनी भी चीजें, या रिटर्न नहीं कर पाता है, तब भी क्या होगा, उनको जेल हो सकती है, और जेल का वही होता है कि मिनिमम का कुछ इसमें है नहीं, 1 दिन 2 दिन भी हो सकता है, और 1 ईयर तक का है फेल्योर के केस में, और साथ में पेनल्टीज भी लग सकती है, वो डिपेंड करता है कि कितना मतलब इम्पोर्टेंट बुक है, और इसमें कुछ मिनिमम अमाउंट या मैक्सिमम अमाउंट का ऐसा कुछ नहीं है, सेक्शन के अंदर नहीं दिया है, बट अगर आप कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं या कोई प्रॉपर्टी आपको दी गई है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोवाइड कराई है, हाँ अपार्टमेंट दे देते हैं रहने के लिए ऑडिटर को, ठीक है, कोई बुक्स हैं, बुक्स का मतलब हो गया जैसे कैश बुक हो गई, परचेज बुक हो गई, इस तरह की बुक्स आपके पास रखी हुई हैं ऑडिटिंग करने के लिए, पेपर्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, तो बेसिकली वो आपको रिटर्न करने होते हैं। ऑब्वियसली अगर नहीं हो पाता है, उससे मिसप्लेस हो जाते हैं, तो और भी तरीके हैं इन पेपर्स को अलग अलग अथॉरिटीज से निकालने के, बट इसके लिए भी इम्प्रिजनमेंट, जेल हो सकती है और फाइन हो सकती है ऑडिटर को, तो ऑडिटर को बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन सारे पेपर्स को सेफ गार्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है पेनल्टी फॉर फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फाउंड्स दैट एन ऑडिटर destroys, mutilates, alters or falsifies secrets of any books or accounts or documents belonging to the company, मतलब इनमें से अगर कुछ भी पाया जाता है कि ऑडिटर ने जानबूझकर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, बर्बाद कर दिए हैं इस तरह के अकाउंट्स, या उनमें अमेंडमेंट्स कर दिए, उनमें चेंजेस कर दिए, जैसे बहुत छोटे छोटे कुछ अमेंडमेंट्स हो जाते हैं और पता भी नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर लिखा हुआ है 10,000, ठीक है, तो 10,000 में अगर आप लास्ट के 2 zeros के बाद पॉइंट लगा दिए, तो वो अपने आप अमाउंट कम हो जाता है, ठीक है, तो ये कुछ सिंपल सिंपल एक्ट्स होते हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं कर पाते, पर ऑडिटर्स ऐसा करने में देखा जाता है कि अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है, कोई ऑल्टरेशंस किए हैं, कहीं पर आपको डिस्काउंट मिला था बट आपने नहीं दिखाया कि आपको डिस्काउंट मिला है, ठीक है, इस तरह की आपने कोई भी एक्टिविटीज करी हुई है और ये साबित हो जाता है कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है, तब भी क्या होगा, तब भी आपको जेल हो सकती है और आप फाइन के लिए लायबल है। इसमें भी वही होता है, मैक्सिमम आपको जो 1 ईयर तक की हो सकती है, ठीक है,
और उसके साथ में कितना बड़ा मतलब आपने फॉल्सिफिकेशन किया है, बहुत बड़ा किया है, तो वो उसका असेसमेंट किया जाता है कि आपने कितना बड़ा क्राइम किया, उसकी वजह से कितने शेयर होल्डर्स का नुकसान हुआ है जो ऑल्टरेशन आपने किया है। तो उसके बिहाफ पे यहाँ पर जो फाइन का अमाउंट होता है वो तय किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑडिटर। अगर कंपनी का वाइंड अप हो रहा है, ठीक है, जब वो कोर्ट में मैटर्स आ जाते हैं, जब कोर्ट में मैटर्स आने के बाद आप देख रहे हो कि वाइंड अप हो रहा है और ऐसा पाया गया कि जो ऑडिटर है, जो कंपनी का ऑडिटर है, वो गिल्ट में है या कोई ऑफेंस किया है, मतलब जो बेसिकली बात यहाँ पे है कि अगर उस प्रोसिक्यूशनल प्रोसेस में पाया जाता है कि ऑडिटर की गलती है या ऑडिटर का कोई कनेक्शन रहा है ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसीलिए उनने बायस्ड इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए उसने मैनिपुलेटेड इंफॉर्मेशन दी है, और ऐसा कुछ अगर साबित हो जाता है, तब क्या होता है, ऑडिटर के ऊपर जो लायबिलिटी है फाइन की, वो होती है, the fine shall be liable to less than rupees 25,000, sorry, not less than rupees 25,000 and extendable up to rupees 1 lakh। तो जो अमाउंट होगा वो अमाउंट पाया जाएगा मिनिमम 25,000 और मैक्सिमम 1 लाख। ठीक है, तो ये हो गया अगर प्रोसिक्यूशन में ऑडिटर की गलती पाई जाती है या ऐसा कुछ पाया जाता है और वो बोल देता है कि ना कि मेरे से गलती हुई है और उससे रिलेटेड बाकी डॉक्यूमेंट्स भी दे देता है, तो कई बार क्या होता है कि बच भी जाते हैं, बट 20 अगर ये साबित हो जाता है तो कम से कम 25,000 का तो फाइन पेबल होता ही होता है। लास्ट आ जाता है पेनल्टी फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। यहाँ पर बात करी जा रही है, इफ एन ऑडिटर डेलिबरेटली मेक्स अ स्टेटमेंट इन एनी रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, बैलेंस शीट, प्रोस्पेक्टस एक्सेट्रा। ठीक है, अगर ऑडिटर ने कोई भी ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है जो रिपोर्ट में, सर्टिफिकेट में, बैलेंस शीट में, प्रोस्पेक्टस में, कहीं पर भी, विच इज फॉल्स, ठीक है, और विच कंटेन्स ओमिशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, यानी आप जो मटेरियल फैक्ट्स का मतलब होता है फिजिकल फैक्ट्स। ठीक है, जैसे फैक्ट्स और फिगर्स होता है ना कि कितना रॉ मटेरियल आपने ट्रेड किया, कितना रॉ मटेरियल आपके पास रिजर्व में है, कितना आपने अर्निंग्स रोक के रखी, रिटेन रखी है, तो इस तरह की जितनी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उनमें कोई ओमिशन, ऑल्ट्रेशन पाया गया है, he shall be punishable with imprisonment for a period of 6 months to 10 years, यानी मिनिमम 6 मंथ्स, और मतलब ये जानबूझ के बेसिकली ये पाया जाता है ना कि आपने जानबूझ के ऐसा कुछ किया है इसलिए। ठीक है, तो 6 मंथ से स्टार्ट होके 10 इयर्स तक की आपको जेल हो सकती है एक ऑडिटर को, और जो फाइन का अमाउंट है इट शुड नॉट लेस देन अमाउंट इन्वॉल्व इन फ्रॉड। ठीक है, और एक्सटेंडेबल है 3 टाइम्स, उसका 3 गुना और बढ़ाया जा सकता है अगर वो उस फ्रॉड की वजह से बहुत ज्यादा जो आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, उनके शेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, तो ऑब्वियसली जिन्होंने आपके शेयर्स परचेज किए हुए हैं उनकी वेल्थ भी कम होती जाएगी। तो ऐसा कुछ पाया जाता है, तो दीज आर ऑल दी क्रिमिनल लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फाइन, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में आ जाते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर आईपीसी। आईपीसी मींस इंडियन पेनल कोड। इफ एनी पर्सन इशूज और साइंस एनी सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू एनी फैक्ट, अगर एक ऑडिटर ने किसी भी फैक्ट को वेरीफाई किया है, भाई सिग्नेचर करने का मतलब ये हो जाता है कि आपने इन अकाउंट्स को वैलिडेट किया है, आपने इन अकाउंट्स को चेक किया है, आपने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में सारी इंफॉर्मेशन जो दी है आप ही के थ्रू दी गई है, इसीलिए आप साइन कर रहे हो, आपने सर्टिफिकेशन दिया है, इट मींस कि आप पूरी तरीके से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्लास की ऑडिटर की अलग अलग कैटेगरीज की रिपोर्ट होती है। तो कई रिपोर्ट्स में ये पाया जाता है कि कुछ इंफॉर्मेशन जो प्राइम इंफॉर्मेशन थी वो हमें नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से हम जो करेक्ट कहा जाए जो मैटर ऑफ फैक्ट्स है हम उसको ड्रॉ नहीं कर पाए हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे केस में ऑडिटर एक डिस्क्लेमर डाल देता है। जैसे हम लोग मूवीज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं या ऐसा कुछ देखते हैं ना, तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आता है, आपने देखा होगा, दैट दी पीपल इन्वॉल्व इन दी, या जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं या उनके नाम है ये फिक्शनल है, जगह का नाम है ये फिक्शनल है, यानी सारी चीजें फिक्शनल हैं, ये किसी भी पर्सन किसी भी चीज से रिलेट नहीं करते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो ये कोइंसिडेंस है, ऐसा डिस्क्लेमर आता है ना। सेम इसी तरीके का होता है, जो ऑडिटर होता है एक डिस्क्लेमर लिख देता है कि भाई ये फैक्ट्स हमें मिले हैं और इन फैक्ट्स के बिहाफ पे हमने ये इंफॉर्मेशन या ये हमने जो कंक्लूसिव पैराग्राफ है ये हम ड्रॉ कर रहे हैं। अगर हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मे बी कुछ हमारा जो कंक्लूजन होता वो चेंज हो सकता था। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई है, ये नहीं मिली। तो इस तरह से क्या होता है, एक ऑडिटर एक डिस्क्लेमर डाल देता है। उस डिस्क्लेमर से क्या होता है, जो ऑडिटर होता है वो भी बच जाता है कि भाई हमको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं वो सेफ गार्ड होने के लिए करता है। तो अगर हम लोग अलग अलग कैटेगरीज की बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्क्लेमर या एडवर्स ओपिनियन के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज हो जाती हैं रिपोर्ट्स की। तो यहाँ पर उसी की बात करी जा रही है। तो उनको साइन करने के लिए, यानी रिपोर्ट को और सर्टिफिकेशन को साइन करने के लिए अगर वो डिस्क्लेमर दे देता है तो वो पूरी तरीके से सेफगार्ड हो जाता है कि भाई उसके पास इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, या कंपनी ने उसको नहीं दी है। क्योंकि कंपनी के पास पूरा राइट होता है, वो जो इन्फॉर्मेशन देना चाहे वो दे सकती है और जो इन्फॉर्मेशन वो नहीं देना चाहे वो नहीं दे सकते। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात करी जा रही है कि अगर आपने किसी गलत इन्फॉर्मेशन के नीचे साइन कर दिया है और या बाद में पाया जाता है कि वो इन्फॉर्मेशन गलत है, तो आप पनिशेबल होंगे। क्यों? क्योंकि आपने फॉल्स एविडेंसेस चेक किए हैं, आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 197 ऑफ द इंडियन पिनल कोड। ठीक है, ये इंडियन पिनल कोड की जो सेक्शंस है उसके सेक्शन 197 के अंडर में आप पैनलाइज किए जाएंगे। जैसा हम लोगों ने पढ़ा था ना, फॉल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स मटेरियल पेपर्स बिलोंग टू अ कंपनी, सेम वही इसमें भी पेनल्टीज लगेंगी, बट सेक्शन चेंज हो जाएगा, सेक्शन 197 ऑफ आईपीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रिमिनल लायबिलिटी अंडर आईपीसी। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं लायबिलिटी अंडर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 278। अब लोग बात कर लेते हैं इनकम टैक्स एक्ट सेक्शंस की। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट चलता है आईटी एक्ट 1961। ठीक, इसमें क्या है, फॉर टैक्स इवेजन एक्सीड्स ₹1 लाख, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months to 7 years। टैक्स इवेजन मतलब होता क्या है कि जो कंपनीज होती हैं वो या तो टैक्स को अवॉइड करती हैं या टैक्स की इवेजन करती हैं। अवॉइडेंस का मतलब ये हो जाता है कि जब आप गलत तरीकों का यूज नहीं कर रहे हो, बट उनके जो लूप होल्स हैं एक्ट के, हम उनका यूज कर रहे हैं और उनसे हम टैक्स को से बच रहे हैं, उसको अवॉइड कर रहे हैं। इवेजन का मतलब होता है जानबूझ के गलत एक्टिविटी करना, फ्रॉड करना बेसिकली। तो अगर आपने कोई धोखाधड़ी करी है, कोई फ्रॉड किया है और वो 1 लाख से ज्यादा का है, इतनी बड़ी अगर आपने धोखाधड़ी करी है, तो आपको जेल होगी 6 months से लेकर 7 years तक, और अमाउंट 1 लाख से ऊपर का होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है अ पर्सन हु इंड्यूसेस अनदर पर्सन टू मेक एंड डिलीवर टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज अ फॉल्स अकाउंट। ठीक है, खुद से किया है या किसी पर्सन को लायबल बनाया है ताकि वो गलत स्टेटमेंट्स, फॉल्स स्टेटमेंट्स दे सके, या गलत स्टेटमेंट का डिक्लेरेशन कर सके, या गलत इनकम का डिक्लेरेशन करे, या गलत टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है मिनिमम 3 months और मैक्सिमम 3 years तक की जेल हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और जो कहा जाए कि अगर ये मतलब गलत पाया जाता है ना कि आपने किसी पर्सन को बचाने के लिए ऐसा किया, तो इवन ऑडिटर का जो सर्टिफिकेशन होता है ना, वो सर्टिफिकेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है a chartered accountant can represent his client before the income tax authorities. However, if he is guilty of misconduct, he can be disqualified from practicing.
ठीक है, अगर आप ऐसा करने में साबित हो जाता है कि भाई आप उसी कंपनी के, होता है ना हर कंपनी के पास अपना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, और आपने गलत रिप्रेजेंटेशन किया है अकाउंट्स का, गलत चीजें करी हैं, तो आपका जो लाइसेंस, बेसिकली लाइसेंस कह सकते हैं या सर्टिफिकेशन होता है, वो कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एन ऑडिटर कैन फेस इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years फॉर फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए एक ऑडिटर के ऊपर इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल तक का। तो ये जितनी भी लाइबिलिटीज है ना, ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, यानी इसीलिए बार बार हम लोग देखते हैं ना, टैक्स इवेजन, टैक्स अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनकम टैक्स में करने में फेल पाए जाते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो जैसे टैक्स इवेजन में आपको 1 लाख से ऊपर का अगर आपने टैक्स इवेजन किया हुआ है तो आपको 6 महीने से 7 साल तक की जेल हो सकती है, और आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको 2 साल तक की, या अलग कैटेगरी में मिनिमम 3 मंथ्स और 3 years तक की भी जेल हो सकती है। और अलग कैटेगरीज में देखा जाएगा, अगर बहुत बड़ी कुछ फॉल्सिफिकेशन हुआ है, गलत चीजें करी हैं, तो आपका सर्टिफिकेशन भी मतलब कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, हम लोग बात करते हैं लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जो हम लोगों ने बात करी थी ना, हर एक प्रोफेशन का अपना एक पर्टिकुलर कहते हैं नहीं मैनरिज्म होता है, एथिकल कोड्स होते हैं, आपको एथिक्स वो फॉलो करने होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है वो किसके अकॉर्डिंग चले, जो प्रोफेशनल कंडक्ट है या प्रोफेशनल कोड्स हैं या एथिकल कोड्स हैं, वो अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अकॉर्डिंग चले हैं। यानी इसमें जो भी उनके लॉज दिए हुए हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में, आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ही आपको प्रैक्टिसेस अपनी करनी पड़ेंगी। जो ऑडिट प्रोसेस दिया हुआ है उस ऑडिट प्रोसेस को आपको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। जितनी भी मतलब उसमें चीजें हैं फॉर द क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर, एक ऑडिटर को क्वालिफाई करने के लिए या प्रैक्टिसिंग करने के लिए जो भी उसमें रूल्स रेगुलेशन दी हुई हैं, प्रोसेस दिया हुआ है, वो सारी चीजें मेंशन करनी होती है। इसलिए जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि जो आईसीएआई है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, उसमें क्या दिया जाता है, उसमें पूरे नाम दिए रहते हैं कि कौन कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट किस ईयर में हुए हैं और कौन कौन ऐसे हैं जो एज अ एज अ सेल्स टैक्स में काम कर रहे हैं, कौन कौन ऐसे हैं जो इनकम टैक्स में काम कर रहे हैं, कौन ऐसे हैं जिन्होंने ऑडिटिंग का काम ऑप्ट किया है। तो अलग अलग सबके नाम दिए रहते हैं। तो अगर आप उन नाम्स में ऑब्वियसली रूल्स रेगुलेशन दिए होंगे इनकम टैक्स के सबके अलग अलग, तो आपको अपने यानी एज एन ऑडिटर आपके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा पाया जाता है तो जो हाईएस्ट पेनल्टी है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है, ये उस लिस्ट में से आपका नाम हटा देते हैं फॉर 5 years, यानी 5 साल तक आपका एक तरीके से कैंसिलेशन ऑफ सर्विसेज कर देते हैं। आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते हैं, आपका जो कोड होता है उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, आपके साइन की वैल्यू खत्म हो जाता है, अगर प्रोफेशनली ये पाया जाता है कि आपने जानबूझकर कोई गलती ऐसी करी है। तो बेसिकली आप सब तरफ से परेशान हो जाओगे, इनकम टैक्स, कंपनीज एक्ट, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है कि आप ऐसा कुछ एक ऑडिटर को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, और ठीक है, नहीं तो उसका फॉर 5 years उनका एक तरीके से लाइसेंस कैंसिल या हम लोग सर्टिफिकेशन कैंसिल मान सकते हैं। अब ये लास्ट है लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ऑब्वियसली जो ऑडिटर होते हैं वो जो भी रिपोर्ट्स बनाते हैं वो थर्ड पार्टी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा कहा जाए सिग्निफिकेंस है उसकी, वैल्यू है उसकी। तो यहाँ पे मतलब अगर हम लोग थर्ड पार्टी की बात करें तो थर्ड पार्टीज आर आल्सो नोन एज स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेक होल्डर्स मीन्स persons or companies which are directly or indirectly in relation with the पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब हो गया आपके इवन कस्टमर्स, क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ भी इस तरह की गलत इवेंट पाए जाते हैं तो आपके इवन कस्टमर्स तक पर इम्पैक्ट पड़ेगा।
जो कि इनडायरेक्टली है, और डायरेक्टली कौन होंगे, आपके एम्प्लॉइज, आपके सप्लायर्स, आपके शेयर होल्डर्स, इन सब पे डायरेक्टली पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड दोनों ही यूज होते हैं फॉर स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि जितनी भी थर्ड पार्टीज होती हैं वो किस पे रिलाई करती हैं, जो ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, जो प्रोस्पेक्टस में रिपोर्ट आती है। ठीक है, बिकॉज जो रिपोर्ट होती है वो रिफ्लेक्शन होती है, वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, हाँ, आपके पास कितनी लिक्विडिटी है, आपके कितने शेयर होल्डर्स हैं, आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, आपका बजट कितना है, आपकी सेल कितनी हो रही है। तो ये सारा जो रिफ्लेक्शन है, अगर वो गलत ही आएगा तो आपके शेयर होल्डर्स मिसलीड हो सकते हैं। तो दो चीजें इसमें भी हैं, पहला है लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड सेकंड इज लायबिलिटी फॉर फ्रॉड। ठीक है, नेग्लिजेंस यानी कई बार होता है ना कि आप जानबूझकर नहीं, पर आपने ध्यान नहीं दिया, या आपकी लायबिलिटी जोन में आता है, आपकी पावर की जोन में आपकी आता है, ऑडिटर की जोन में आता है, तो भी वो माना जाएगा लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस बाय द ऑडिटर। So यहाँ पर क्या होता है, it has been held in the court that auditor is not liable to third party as there is no contract between auditor and third party. He owes no duties towards them. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि थर्ड पार्टी तो कोई लीगल इम्पैक्ट नहीं कर पाती, बट जो टैक्स अथॉरिटीज है, जो इंडियन पीनल कोड है, जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वाला है अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, वो आप पर जरूर क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और जो कहा जाए जितने भी जैसे हम लोग सुनते नहीं ना, याचिका दायर हो रही, याचिका दायर हो रही, तो वो ये करते हैं कि एप्लीकेशंस दे सकते हैं, और एप्लीकेशंस के बिहाफ पे कोर्ट उन पे एक्शंस लेते हैं। तो ये नेग्लिजेंस होता है। फिर उसके बाद सेकंड दिया हुआ है फ्रॉड। फ्रॉड तो लायबिलिटी बनती है, आपने जानबूझकर कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से जितनी भी पार्टीज हैं उनको प्रॉब्लम्स आई हैं, उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल बिहेवियर है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो पर्टिकुलरली ब्रीच हो रहा है, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है क्योंकि आपने उस फ्रॉड को होने दिया, या आपने उस फ्रॉड की जो इंफॉर्मेशन थी वो थर्ड पार्टी तक नहीं पहुंचाई। तो बेसिकली ये जो थर्ड पार्टीज होती हैं ये एक एप्लीकेशंस दे सकती हैं टुवर्ड्स कोर्ट। ये डायरेक्टली तो नहीं कर सकती, पर इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी क्या करती हैं, बाय दी कोर्ट जाकर अपने क्लेम्स सेटल्ड करा सकती हैं उनको अगर कोई प्रॉब्लम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सारी हम लोगों ने लाइबिलिटीज पढ़ी, और ये बहुत जरूरी है बिकॉज हम लोगों ने देखा ही कि अलग अलग केसेस में जेल हो सकती है, फाइन पड़ सकता है। So these are all very important factors in conditioning the or drawing the audit report. यहाँ पर ये टॉपिक कंप्लीट है। आई होप क्लास आपको क्लियर हुआ हो। इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आगे आप अपना कुछ करते हो या आप किस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय बनते हो तो इन चीजों की इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा रहेगी आपके लिए उतनी हेल्पफुल रहेगी। किसी को कुछ पूछना है क्लास, आप पूछ सकते हो। एंड please do mention your attendance in the chat box with your sections. Students, please mention your attendance in the chat box. शेफाली, तुलिका, विवेक, प्रीति, साक्षी, आयुषी, नीरज, स्नेहल। ओके, जया, मल्लिका, आज्ञा, प्रीति, आयुषी, मेघना, वंशिका, अंशिका, अश्विन, साधना, सलोनी, तुलिका ऑलरेडी गिवन, प्रखर, रक्षा, ओके, एकता, हर्षिता, विवेक, ओके। क्लास, mention your attendance. Everyone has given the attendance or someone left? Some people are left. Okay then. Thank you class. Thank you class. Ma'am. Thank you, ma'am. Welcome beta.